हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जो कुछ स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 11 हैं। वन बाय वन जो है हम इनको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है और जिसका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, वो एक 2 डायमेंशनल पोटेंशियल में मूव कर रहा है और साथ ही साथ उस पर जो है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है जिसकी वैल्यू है लैम्डा ऑफ आई कैप माइनस जे कैप, वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग भी एक पोटेंशियल होगा और ये जो पोटेंशियल है ये है 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ठीक है, ये हमारे पास में है। यहाँ से अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में ई डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप डॉट में डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप। तो यहाँ से आ गया माइनस लैम्डा डी एक्स, ठीक है, और प्लस में लैम्डा डी वाई। ठीक है, डी एक्स जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो एक्स और वाई का फंक्शन आ रहा है जिसमें इसकी पावर कितनी है 1 है, यानी ओड है। तो हमें पता है कि जब पोटेंशियल में एक्स या वाई की वैल्यू जो है ओड होती है तो इसका जब भी हम फाइंड आउट करते हैं एनर्जी करेक्शन तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, फर्स्ट ऑर्डर 0 आती है। ठीक है, यहाँ पर भी इसके कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी जब जब यहाँ पर ओड पावर होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर यानी क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम देखो इस पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी है पार्टिकल की उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन डिफरेंट लेवल्स यानी एन के टर्म्स में। तो इसका फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, ये तरीका है हमारे पास में v माइनस में ओमेगा स्क्वायर टी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो नॉर्मल मोड्स और फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने का जो हमारे पास तरीका होता है सेम हम यहाँ पर भी इसको अडॉप्ट करेंगे ताकि हमें इफेक्टिव एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम हो जाए और फिर इसके बाद में जो एनर्जी आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स प्लस में एन वाई प्लस में हाफ और एच कट ओमेगा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैट्रिक्स जो है काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की अपने को लिखनी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी इन 2 डायमेंशनल पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस में हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए आप जो मास है उसको 1 रख लें और ये जो हाफ फैक्टर होता है इसको साथ में इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस केस में आपको देखने को मिलेगा हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में। तो काइनेटिक एनर्जी की जो हमारे पास मैट्रिक्स लिखी जाएगी वो हमारे पास हो जाएगा, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 हो जाएगा। इस हाफ को कंसिडर ना करें और मास को हमने कितना ले लिया 1 ले लिया, तो कितना हो जाएगा 1 और इसकी यहाँ पर भी वैल्यू 1 और बाकी जो वेक्टर्स हैं हमारे पास में ये हमारे पास 0 हो जाएंगे। ठीक है, इस पोटेंशियल एनर्जी को भी हम सोल्व करते हैं। देखो पोटेंशियल को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा के की वैल्यू आप 1 ले लें, ये सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy और यहाँ से आ जाएगा प्लस में एक्स प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy हो जाएगा। ठीक है, दोनों टर्म्स को यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, 3 टर्म्स बनेंगे यहाँ पर टोटल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और प्लस में 3y स्क्वायर बाई 2 और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस में 2xy यानी कि हो जाएगा प्लस में xy। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस xy बाई 2 प्लस में yx बाई 2। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि जो हाफ फैक्टर होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है हार्मोनिक ऑस्किलेटर के जो केस होता है उसमें जब भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की जो मैट्रिक्स है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 3 और 3 है तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और ये भी हमारे पास 1 और 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास V की जो मैट्रिक्स है पोटेंशियल की जो मैट्रिक्स है वही लिखी जाएगी। अब सिंपली आपने इसके अंदर पुट कर देना है और सोल्व करना है ओमेगा इफेक्टिव फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो टोटल बन जाएगा v माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी 3 माइनस में ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर भी ये 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो उसका डिटरमिनेंट जो है हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो 9 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 माइनस में 6 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर देते हैं।
इसको कुछ p मान लीजिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आ गया 8/2 और 4/2, यानी कि हमारे पास एक आ जाएगा 4 और 2, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट हुआ है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से √4 और √2, यानी कि 2 और √2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर वापस पुट कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा √2 ओमेगा और एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2 ओमेगा। तो ये हमारे पास जो है एनर्जी कंप्लीटली आ जाती है, ठीक है। आपने कैलकुलेट करना है E1 माइनस में E0, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और जो ग्राउंड स्टेट है इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना है। ग्राउंड स्टेट के लिए जो nx और ny की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 0 होती है। 2 डायमेंशनल देखिए हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो होता है इसमें डीजेनरेसी कितनी होती है, n+1 होती है। तो ग्राउंड स्टेट जो है वो क्या है, 1 फोल्ड डीजेनरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम nx और ny की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो आपके पास में कैलकुलेट होगा E0, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू h/2 √2 ओमेगा और प्लस में ये हो जाएगा हाफ h और 2 ओमेगा, ठीक है। फिर इसके बाद E1 को कैलकुलेट करते हैं। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 2 फोल्ड डीजनरेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर nx और ny की वैल्यू हो जाएगी 1 0 या फिर 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम पुट कर देते हैं, कोई भी एक वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। आपने जो है ये चीज़ देखना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि आंसर में से ऑप्शन जो हो रहे हैं हमारे पास में उनको उनमें से मैच हो जाए, ठीक है। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 + ½ यानी 3/2 h और √2 ओमेगा, और इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस में हाफ ऑफ h और 2 ओमेगा। अब दोनों के बीच में आपने डिफरेंस निकालना है, तो देखिए ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे और दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा h, ठीक है, और रूट में 2 ओमेगा। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है ये होती है रूट में k/m, क्योंकि मैंने जो m था और k था इसकी वैल्यू कितनी मानी थी, 1 मैंने मान लिया था, ठीक है। तो आप इसको पुट कर देते हैं √k/m, तो जो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास कितना आ जाता है h √2 में 2k/m, ठीक है। ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एक हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसमें एक पॉलिनोमियल आ रहा है जो किसका ऑर्डर इसका कितना है, k है, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है आपने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीमाज यहाँ पर कितने होंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो एक्सट्रीमाज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो f' है यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है x रेस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, हम 0 रख देंगे। और फिर देखेंगे कि जो ऑर्डर है मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उतने ही नंबर ऑफ मैक्सिमम एक्सट्रीमा जो है आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। तो pk(x) ये हमने जो है ये पॉलिनोमियल हमने कांस्टेंट माना, तो यहाँ से आ जाएगा e⁻⁻ में x⁴ प्लस में 2x², और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 4x³ और प्लस में 4x, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्लस में e⁻⁻ में x⁴ प्लस 2x², और इसका हो जाएगा pk'(x), ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो ये टर्म है, ठीक है। यहाँ से e⁻⁻ में x⁴ प्लस 2x², फिर इसके बाद ये पॉलिनोमियल है pk(x), और फिर इसके बाद ये पॉलिनोमियल भी है, तो माइनस में 4x³ माइनस में 4x और प्लस में इसका डेरिवेटिव पॉलिनोमियल का, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 होने के लिए आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। देखो अगर ये 0 हो जाता है तो आपको यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ पर कितने एक्सट्रीमास होंगे, यहाँ पर 2 एक्सट्रीमास होंगे। आइदर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है या फिर -∞ हो सकती है, ठीक है। इस पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आने लग रही है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है, k ऑर्डर है। इसका जब डेरिवेटिव कर दिया तो कितना हो जाएगा, इसका k-1 ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर इसका 2 है, यहाँ पर देखें तो टोटल कितने मिलेंगे, 3 मिल जाएंगे। ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो जुड़ जाएंगे ऑर्डर, k+3 हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर जो है वो किस में आने वाला है, या तो 2 आएगा या k+3 आएगा या फिर k-1 आएगा। अब मैक्सिमम क्या आ रहा है इसमें, k+3 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, k+3। लेकिन जो आंसर की जो आई है उसमें जस्ट ने क्या माना है, k+1। इसका मतलब ये हुआ कि जो जस्ट ने माना है वो यहाँ पर रियल माने हैं, ठीक है। यानी कि जो रियल रूट्स हमारे पास निकल के आएंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया गया है। तो इस केस में यहाँ पर ये जो फंक्शन आ रहा है इसमें जो 2 रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस में 4x आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में x², दिस इज इक्वल टू 0।
आइदर ये 0 होगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, या ये 0 होगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस आइटा हो जाएगा। तो दो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने होंगे, तो k प्लस 3 माइनस 2 यानी k प्लस 1 जो है ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम एक सिस्टम का हैमिल्टोनियन गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म है। यहाँ पर एक टाइम डिपेंडेंट टर्म जो है बीटा वो इंक्लूड की गई है। इसकी जो वैल्यू है फॉर t लेस देन इक्वल टू 0 वो कितनी है, अल्फा है, एंड फॉर t ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। यू टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करनी है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ही है, ठीक है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो है इनमें से कोई एक जो है इसका हमारे पास नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन जो है उसको हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मलाइज्ड किए हुए वेव फंक्शन यहाँ पर लिखे गए हैं, ये t लेस देन 0 पर और ये जो है t ग्रेटर देन 0 पर। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है ये वेव फंक्शन हमें गिवन था क्वेश्चन में कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, जबकि इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, यानी कि ये तो कंप्लीट आएगा लेकिन ये वाला ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होना चाहिए t लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो एक एक करके जो है केस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन निकालेंगे t लेस देन 0 के, और t ग्रेटर देन 0 के करस्पॉन्डिंगली वेव फंक्शन हम निकालेंगे। देखो t लेस देन 0 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो t लेस देन 0 पे बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, अल्फा हो जाती है। तो जब आप इसको अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हैमिल्टोनियन जो आ जाएगा मैट्रिक्स, ये आ जाएगा अल्फा, और ये आ जाएगा 1 0 1 0 2 0 1 0 1, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जो आइगन वैल्यूज़ हैं, एनर्जी आइगन वैल्यूज़, उनको आप कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर जो है 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, और डिटरमिनेंट जो है इसको 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। फिर इसके बाद माइनस में ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस में ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और 0 माइनस में तो ये हो जाएगा माइनस में 2 माइनस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ये तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा एक तो 2 तो आएगा ही, और फिर इसके बाद यहाँ से जो हमारे पास जैसे कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, और माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। लैम्डा कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो आइदर 0 और 2, तो यहाँ इधर 0 और 2। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 है, ठीक है, अल्फा से आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 2 अल्फा 0 और 2 अल्फा, ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास में एनर्जी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई है। अब इनमें से ग्राउंड स्टेट वाली कौन सी हमारे पास में एनर्जी है, 0 है, क्योंकि सबसे मिनिमम तो यही है। ठीक है, क्योंकि अल्फा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमारे पास 0 जो है इसके करस्पॉन्डिंगली आप एनर्जी आइगन स्टेट जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो आइगन स्टेट इसके करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 0 के करस्पॉन्डिंग अगर करेंगे, सबसे पहले तो ये हम यहाँ से हटा देंगे ताकि मैट्रिक्स हमें मालूम हो जाए पहले कौन सी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा h, और ये हमारे पास हो जाएगा x, दिस इज इक्वल टू लैम्डा x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 0 1 0 2 0 1 0 1। ठीक है, a b और c। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और 2b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से भी a प्लस सी इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस सी। तो अगर c की वैल्यू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आइगन स्टेट है वो कितना आ जाएगा, -1 0 और 1। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइज नहीं है तो इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर इसका नॉर्मलाइज करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -1 0 1 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और जो भी इसके साथ नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है वो हो जाएगा 2n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 कंडीशन है इसकी। n स्क्वायर की वैल्यू 1/2 यानी 1/√2 जो है हमारे पास n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को जो है ये अपने पास कैलकुलेट हुआ है साई ऑफ t लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साई ऑफ t लेस देन 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपने को चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और -1 0 और 1। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट जो है t ग्रेटर देन 0 के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए t ग्रेटर देन 0 के लिए बिल्कुल ईजी है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो ये मैट्रिक्स तो आएगी नहीं, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, और ये देखिए डायगोनलाइज्ड है। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो आइगन स्टेट्स हैं वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है,
अब ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया कि ग्राउंड स्टेट वाला है ये साई, ठीक है, कंप्लीट है, तो हमने क्या किया, इन सबको जो है सम कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास नेट आ गया। लेकिन अभी नॉर्मलाइज्ड नहीं है। नॉर्मलाइज करने से पहले एक चीज़ और आपको बताऊंगा मैं कि देखिए यहाँ पर इसको आप यहाँ पर जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप नेगलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज़ और देखो, t ग्रेटर देन 0 पर इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो आइगन स्टेट है उसकी वैल्यू जो है उसमें क्या लिखते हैं, साई ऑफ t ग्रेटर देन 0 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिखते हैं साई एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच। तो ये फैक्टर जो है आपने नहीं भूलना है यहाँ पर, तो इसके साथ आपने इंक्लूड कर देना। जैसे इसके साथ जो इंक्लूड होगा e की पावर माइनस आयोटा अल्फा टी बाई एच कट, इसके साथ जो इंक्लूड होगा वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा 3 अल्फा टी बाई एच कट। इसके साथ जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इस टर्म को मैं यहाँ से निगलेक्ट करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब देखिए आप इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो देखो -101 को जब आप 010, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस को, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। नॉर्मलाइज करेंगे तो 1/√2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1/√2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा नेट साई एट t ग्रेटर देन 0। अब आपने क्या करना है, जस्ट ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1/2 हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 100 और ये -101 है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में, और विद माइनस साइन, ठीक है, प्लस में फिर यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा 3, ठीक है, ये अल्फा है इसकी वैल्यू, ठीक है, ये अल्फा है इसकी वैल्यू ना, ठीक है, और 3 अल्फा टी बाई एच कट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। और फिर इसके बाद मोड का स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। देखो ये तो 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस आयोटा 3 अल्फा टी बाई एच कट, ठीक है, और माइनस में ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा टी बाई एच कट, ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर लग रहा है, यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर आयोटा 3 अल्फा टी बाई एच कट, और माइनस में ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा अल्फा टी बाई एच कट, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा विच इज़ 1। फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में e टू द पावर ये हो जाएगा माइनस में 2 आयोटा अल्फा टी बाई एच कट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में e टू द पावर 2 आयोटा अल्फा टी बाई एच कट, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/4 और 2 माइनस में और ये हो जाएगा e की पावर 2 आयोटा अल्फा टी बाई एच कट प्लस में e की पावर 2 आयोटा अल्फा टी बाई एच कट, ठीक है, एक माइनस का साइन था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और 2 माइनस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 कोसाइन ऑफ 2 अल्फा टी बाई एच कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। लेकिन देखिए आंसर जो है इसमें ऑप्शंस जो है उसमें यहाँ प्लस इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे कि माइनस साइन आ नहीं रहा है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपने जो है यहाँ पर प्लस साइन तब आ सकता है जब यहाँ, क्योंकि एक रिलेशन आपके सामने निकल के आया था a इज इक्वल टू -c, तो अगर आप a की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर c की वैल्यू -1 हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वाली -1 हो जाएगी। तो देखो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आप ऑप्शंस में अगर प्लस गिवन है तो आप प्लस वाला टिक करेंगे, माइनस है तो माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें गिवन है कि 15 स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पोटेंशियल के अंदर, जो कि 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। एच कट ओमेगा की वैल्यू 1 लेनी है, तो आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था ये। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, स्पिन पोलराइज्ड कहा गया है। स्पिन पोलराइज्ड का मतलब जो स्पिन है वो किस में ओरिएंट है, एक सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंट है। तो आप जो है मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, एक ही फिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो क्योंकि 2 डायमेंशन है जिसमें डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो डीजेनरेसी जो है उसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ देखिए कि 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ठीक है, कितना डीजेनरेसी होता है, n+1 होता है। एनर्जी कितना होता है, n+1 एच कट ओमेगा होता है। लेकिन एच कट ओमेगा की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। तो डीजेनरेसी और एनर्जी दोनों ही क्या है, बराबर है, ठीक है। n की वैल्यू कहाँ से रन करता है, 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन। तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं n = 0 के करस्पॉन्डिंगली कितना आ जाएगा डीजेनरेसी,
1 आ जाएगा, एनर्जी कितना हो जाएगा 1 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैक्सिमम आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 15 करने हैं। तो देखो डीजेनरेसी 1 है तो मैक्सिमम इस वाले स्टेट में कितने आ सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसमें क्योंकि डीजेनरेसी 2 है तो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो इस तरीके से टोटली आप देख लीजिए 15 कहाँ पर काउंट हो रहे हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये 10 हो गए, 10 + 5 15 हो गया। तो यहाँ तक आपने लेना है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया अभी एक तरीके से, डीजेनरेसी नहीं रहा, अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहा। अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपने कैलकुलेट करना है तो कितने नंबर ऑफ हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल्स हैं मल्टीप्लाई ईच की एनर्जी कितनी है वो आपने लिखना है यहाँ पर। तो आप इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करें, प्लस में फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस में फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस में फिर इन दोनों को एंड प्लस में इन दोनों को। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस में 25। तो इतना यूनिट्स जो है ये हमारे पास में एनर्जी आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 55 यूनिट्स जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5th क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है ये हमारे पास में गिवन है और आपने वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, z डायरेक्शन में, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, y डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हुआ, x डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि k वेक्टर परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट अगर आप करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी कंपोनेंट, ठीक है, तो x कंपोनेंट आएगा एंड यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट डेल क्रॉस b दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट j। यहाँ पर ये जो j है ये करंट डेंसिटी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E बाय डेल t। और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है 1/c²। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन का यूज़ करें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपने फाइंड आउट करना है तो आप इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, डेल क्रॉस E दिस इज इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल t। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस जो है आपको याद होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिकल फिजिक्स में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से बेस्ड है। इसमें आपने इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो 2a³ है तो कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर ले सकते हैं। फिर इसके बाद लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपने sin at का निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये a डिवाइडेड बाय s² प्लस में a² माइनस में a, ये तो कांस्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए cos at, इसका जो हमारे पास में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या है, s डिवाइडेड बाय s² प्लस a²। लेकिन इसके साथ में t जो है वो मल्टीप्लाइड है। तो एक प्रॉपर्टी लगती है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की t की पावर n और कोई भी फंक्शन हो t का, तो यहाँ पर हो जाता है इसका वैल्यू -1 की पावर n और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s n टाइम्स और यहाँ पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसका, f ऑफ t का। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पर लिखिए और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो एक बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहे थे प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो d/ds और इसका आपने जो है डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2a³। सबसे पहले तो इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, s² प्लस a² का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा s² प्लस a² और ये 1 हो जाएगा माइनस में s और ये हो जाएगा 2s। ठीक है, तो s² माइनस 2s² यानी हो जाएगा a² माइनस s² डिवाइडेड बाय s² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब क्योंकि a से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा a³ और ये हो जाएगा s²a। ठीक है, तो कंप्लीट जो है मैंने कैलकुलेट कर दिया, इसको बस आपने सम करना है एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम ले लेते हैं s² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा a² प्लस a³। ठीक है, और प्लस में ये टर्म तो ये हो जाएगा a³ माइनस में s²a और ये जो टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2a³ हो गया, ये 2a³ जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय s² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन जो है इसमें हमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट जो है वो बाउंडेड है इन 4 लाइन से और उसका जो टेम्परेचर है वो हमें गिवन है। आपने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये x = 0 वाली लाइन ये हो जाएगी, y = 0। ठीक है, फिर इसके बाद x = 3 है तो ये लाइन हो गया, फिर x = 5 तो ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाती है। तो इसका टेम्परेचर जो है आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास में है x = 3 और ये है y = 5। ठीक है, अब मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट कैसे हो सकता है।
मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका ये हो सकता है कि आप टी मैक्सिमम निकालें और फिर माइनस में टी मिनिमम निकालें, ठीक है। और टी मैक्सिमम और टी मिनिमम फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि किन कोऑर्डिनेट्स पर मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर मिल रहा है। फिर आप उस एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कीजिए और फिर इसका डिफरेंस जो आप कैलकुलेट कर लीजिए। और मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम कंडीशन है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि dt बाई डी एक्स एट वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू 0। साथ ही साथ dt बाई डी वाई एट एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू भी 0, ठीक है। अब यहाँ पर जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को कांस्टेंट मानेंगे और y इस केस में कितना है? 0 है या फिर 5 है। यहाँ पुट कर देते हैं आइदर 0 और 5, ठीक है। यहाँ पर x की जो वैल्यू हो कितनी है? 0 है या फिर 3 है। मतलब इन पॉइंट्स पर ही आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे dt बाई डी एक्स की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। और 100 तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया उसका। अब जैसे आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। तो आपको कुछ नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 5 पुट करते हैं। अगर 5 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस में 10x दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x मिल जाएगा आपको। x की वैल्यू कितनी है? 25/10 यानी 5/2 यानी 2.5। तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिला, कौन सा? 2.5 और 5। ये कोऑर्डिनेट मिला है जहाँ आपको टेम्परेचर जो है या तो मिनिमम मिलने वाला है या फिर मैक्सिमम मिलने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। 3 पर देखते हैं तो dt बाई डी वाई ये आ जाएगा 2xy माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। x की अगर वैल्यू 3 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पर ही आ जाएगा 9, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गया? 9/6 यानी कि 3/2 यानी 1.5। तो यहाँ पर जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आया है वो कितना है? 3, 1.5, ठीक है। आइदर आपको यहाँ पर टी मैक्सिमम मिल सकता है, मिनिमम मिल सकता है, या फिर यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो आपने देख लेना है। वैसे यहाँ से आप पुट करके इसको चेक कर सकते हैं और फिर आपने जो है इनका डिफरेंस ले लेना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए 8th क्वेश्चन है कि एक हुप है जिसका डायमीटर जो है वो d है एंड इट इज़ पिवोटेड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस एज शोन इन द फिगर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पिवोटेड है, ठीक है, और ये हमारे पास हुप है। अब इसके अंदर तो मास होता नहीं है, सो इट एक्ट एज अ रिंग, ठीक है। एक रिंग की तरह है ये। आपने कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑस्किलेशंस इन द प्लेन ऑफ हुप। तो देखो ये हमारे पास में एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है। एक रिजिड बॉडी है जिसका शेप जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी जब भी इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑस्किलेटिंग तो हमारे पास बिहेव करता है कंपाउंड पेंडुलम की तरह, ठीक है। और कंपाउंड पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है वो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2π में इसकी वैल्यू होती है L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा G, ठीक है। और इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है उसकी वैल्यू होती है L प्लस में k²/L, वेयर k डिनोट्स द रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब रिंग है तो रिंग के केस में कितना हो जाएगा? यहाँ पर रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mk² दिस इक्वल टू mr², ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? k² की वैल्यू r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा r² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास में r, ठीक है। ये भी r हो जाएगा। तो कैलकुलेट हो गया तो 2r हो गया है और 2r ही हमारे पास में डायमीटर है। तो आंसर कितना आ गया? 2π√d/g, ठीक है। ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। देखिए 9th क्वेश्चन में हमारे पास एक ओपन सर्किट गिवन है और आपने आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सभी रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है। इसकी वैल्यू 2.2 किलो ओम है और ये जो इनपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू कितनी है? 2 मिलीवोल्ट है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है? 0 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ पर हमें नहीं पता है तो कैलकुलेट करने के लिए मैं कुछ मान लेता हूँ V है। यहाँ पर कितना है? पोटेंशियल V0 है, ठीक है। और यहाँ पर तो है ही VI। तो आप नोडल एनालिसिस का यूज़ करके आप कैपिटल V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि फीडबैक में एक ही रेजिस्टेंस होता है। अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लग भी रहे हैं तो आप यहाँ पर सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के उसको सोल्व कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो रजिस्टर्स हैं ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। देखो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है? V-0 है। इसके अक्रॉस कितना है? ये भी V-0 है, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना है? V-V0 है। नहीं, ये अलग है, लेकिन ये तो सेम है और सेम पोटेंशियल पे है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों किस में है? पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो कितना हो जाएगा? R × R डिवाइडेड बाय R + R, यानी इफेक्टिव कितना हो गया? R/2 हो गया।
अब ये इफेक्टिव सीरीज़ में किसके साथ, R के साथ, तो कितना हो जाएगा ये इफेक्टिव जो है ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आया है 3R/2, 3R/2। अब इस V की वैल्यू जो है कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सीधा यहाँ नोडल एनालिसिस जो है आप लगा सकते हैं। कितना आ जाएगा 0 माइनस VI की वैल्यू कितनी है 2 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है R है, प्लस में 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसका क्रॉस 3R/2 है, तो 3R/2 दिस इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो ये किससे कैंसिल हो गया और 2 इज इक्वल टू माइनस का V0 और 2 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो V0 की वैल्यू कितने आ गया -3, ठीक है। देखिए 10th क्वेश्चन है जिसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद सम इनिशियल कंडीशन कि x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 है और π/2 पर हमें y की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लोग आने लग रहा है, लोग को हटाने के लिए y को एक्सपोनेंशियल में कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मान लेते हैं e की पावर t, तो लेट कर लिया कि y कितना है e की पावर t है। तो देखो यहाँ से dy/dt कितना हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा ये भी e की पावर t हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब आप dy/dt यहाँ पर रखेंगे तो वो y के इक्वल ही है, तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, ठीक है ना, और यहाँ से आ जाएगा y और 1 प्लस में log y, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा t की वैल्यू कितनी है log y है, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा t², ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो y ही है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और dt/dx हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा dt/dx। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा dt/1 + t² दिस इज इक्वल टू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a² प्लस x², ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स x/a है, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स t/, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो tan इनवर्स t ही हो गया एक तरीके से, tan इनवर्स t प्लस में कांस्टेंट c, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी है log y है, तो रखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, log y और प्लस में c, या फिर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो log 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 आ गए, ठीक है। तो आप c जो है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गए, तो हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ पर लिखेंगे tan x, ठीक है, और लोग यहाँ से हटाएंगे तो e की पावर tan x, ये हमारे पास में आ रहा है, y इज इक्वल टू e की पावर tan x। अब π/2 अगर हम पुट करेंगे x की वैल्यू, तो tan π/2 tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, ये भी इन्फिनिटी होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे इन्फिनिटी कैलकुलेट हो गई है। देखिए जो लास्ट प्रॉब्लम है 11th, ये एनालिटिकल मैकेनिक्स से है, जस्ट कैलकुलेशन इसमें जो है लॉन्ग है, बाकी आंसर जो है हमारे पास में कैलकुलेट हो जाएगा यूजिंग दिस फैक्ट। लैग्रेंजियन हमें गिवन था, ठीक है। आल्सो हम ये भी गिवन था कि यहाँ पर जो मैक्सिमम क्यू की जो वैल्यू है वो हमें a गिवन है, यानी एम्पलीट्यूड हमें गिवन है, और आपने 4p² की वैल्यू कैलकुलेट करना था कैपिटल A और स्मॉल q की टर्म्स में। तो ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन है। जो फैक्ट यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो ये है कि लैग्रेंजियन एक्सप्लिसिटली जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हैमिल्टनियन की जो है वैल्यू कंजर्व रहेगी, यानी कि जब q की वैल्यू a रहेगी तब भी वही रहेगी h की वैल्यू, और यहाँ पर जो q है वो रहेगी जनरल जो वैल्यू है, तब भी हैमिल्टनियन की वैल्यू जो है वो वही रहेगी, ठीक है। एनर्जी भी यहाँ पर कंजर्व है क्योंकि जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पर वेलोसिटी जो है उसमें टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हैमिल्टनियन की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ किया है, फिर इसके बाद जनरलाइज्ड मोमेंटम वाला फार्मूला यूज़ किया है, तो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आया है। q डॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वापस पुट किया है यहाँ पर, और इस तरीके से हमने जो है इसको p और q के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये जो यहाँ पर आया है 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस q डॉट स्क्वायर, वो आपने यहाँ से जो है कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद यही फैक्ट जो है उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है, जब q इज इक्वल टू a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो उस टाइम पर q डॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब q डॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही वैल्यूज सब यहाँ पर रखा है, फिर इसके बाद वैल्यूज पुट की हैं, फिर स्क्वायर किया है दोनों तरफ, और फिर रीअरेंज करके एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है a² माइनस b² का स्क्वायर, और फिर इसके बाद यहाँ पर कॉमन लेने पर ये आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग कैलकुलेशन आ रहा था इसका। तो टोटल ये जो है 11 क्वेश्चंस आज मैंने डिस्कस किए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। होप आपको आज का ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।